नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल अग्नि कंपटीशन पर। साथियों, उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। कल के लेक्चर में हमने स्वर कंप्लीट पढ़ लिया था। स्वर और उसके प्रकार, कितने प्रकार के स्वर होते हैं, किसको किस नाम से बुलाया जाता है। और क्योंकि हमारा टॉपिक चल रहा है वर्णमाला, जिसमें हमने स्वर कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने अभी तक वो वीडियो नहीं देखी है तो आप प्लेलिस्ट से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं, तब आप व्यंजन पर आ जाएं तो अच्छा होगा। तो आज का हमारा टॉपिक है स्वर के बाद व्यंजन। आज हम इसमें व्यंजन और उसके प्रकार तथा किस व्यंजन को किस नाम से पुकारा जाता है, ये सभी चीज़ें इसमें पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले बात अगर व्यंजन की हो रही है तो जान लेते हैं कि व्यंजन क्या है। तो स्वर की सहायता से बोले जाने वाले वर्ण व्यंजन कहलाते हैं। अर्थात वे वर्ण जिन्हें बोलने के लिए हम स्वर की सहायता लेते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। अब स्वर की सहायता किस प्रकार से ली जाती है? स्वर हर एक व्यंजन में, सपोज अगर हमने क बोला है तो क में भी क्या जुड़ा होगा? क में हलंत लगा के ए जुड़ा होगा। अर्थात हर एक व्यंजन में ए छिपा होता है। तो हर एक व्यंजन को बोलने के लिए हमें ए स्वर की सहायता लेनी पड़ती है। अगर बात की जाए कि व्यंजन कितने होते हैं तो परंपरागत रूप से व्यंजनों की संख्या 33 है। लेकिन अगर हम इसमें द्विगुण व्यंजन, द्विगुण यानी कि ड और ढ, ठीक है, ये द्विगुण व्यंजन हो जाएंगे। अगर हम इसमें द्विगुण व्यंजन जोड़ देते हैं तो द्विगुण व्यंजनों को जोड़ने के बाद इनकी संख्या कितनी हो जाती है? 33 + 2 यानी कि 35 हो जाती है। तो ये तो हो गई व्यंजनों की संख्या। और व्यंजन क्या है इस बारे में बात। अब बात करते हैं व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं या किस व्यंजन को हम किस रूप में जानते हैं। अगर बात व्यंजनों के प्रकार की होती है तो सबसे पहले हम देखते हैं पंचवर्ग या स्पर्श व्यंजन। पंचवर्ग को ही स्पर्श व्यंजन बोलते हैं। अंतस्थ व्यंजन, ऊष्मीय व्यंजन, संयुक्ताक्षर और आगत व्यंजन। तो ये हो गए 5 टाइप। अब अगर बात सबसे पहले स्पर्श व्यंजन की जाए तो जिन व्यंजनों का उच्चारण करने में फेफड़े से हवा निकलकर कंठ, तालु, मूर्धा या दांत ओष्ठ से टकराती हुई बाहर निकले तो वो व्यंजन कैसे कहलाएंगे? स्पर्श या पंचम वर्ग के व्यंजन कहलाएंगे। अब बात की जाती है कि किस व्यंजन को बोलने में हमें कहाँ से हवा निकालनी पड़ती है या कहाँ से हवा निकलती है, ठीक है। तो अगर हम देखते हैं वर्ग हमारा क, तो क वर्ग में आ जाता है क, ख, ग, घ, अण। तो ये 5 जो है ये हमें कंठ से इनकी ध्वनि निकलती है। कहाँ से निकलती है? कंठ से निकलती है। आप बोल के देखिए क, ख, ग, घ, ण। तो ये हमें पता चलेगा कि हम ये कंठ से इसकी ध्वनि निकल रही है। तो ये कैसे कंठ से इनको माना जाएगा, इनकी ध्वनि कंठ से मानी जाएगी। अब अगर आपको इसको लर्न करना है तो आप इसे ऐसे भी याद कर सकते हैं, क वर्ग क से और क से कंठ। अब अगर लेकिन आ जाता है ग तो हम याद रखेंगे हर एक वर्ग में 5 अक्षर आएंगे। क वर्ग में क, ख, ग, घ, अण, ठीक है। तो ये हो गया कंठ से। अब बात आती है च। सबसे पहले इन्हें याद करने के लिए आप ऐसे याद कर सकते हैं क, च, ट, त, प, कचट तप, कचट तप। तो अगर आप कचट तप याद कर लेते हैं तो हम बहुत इजीली लिख लेंगे क, च, ट, त, प। तो क से हो गया क, ख, ग, घ, ण। च से च, छ, ज, ज, ड़, च, छ, ज, झ, ञ। ट से ट, ठ, ड, ढ, अण। त से त, थ, द, ध, न। और प से प, फ, ब, ब, प, फ, ब, भ, म। तो ये हो गए हमारे टोटल 25। अब बात हमने कंठ की कर दी थी कि कैसे जो कै वर्ग के होंगे उनकी ध्वनि कंठ से निकलेगी। बात करते हैं च। तो च की ध्वनि निकलती है तालव्य से। अब बात होती है तालव्य क्या है। आप अपने मुंह में जो आपका ऊपर का हिस्सा होता है, ऊपर का हिस्सा यानी कि तालु, तालु के ऊपर जो तालु है उसमें जो पीछे के भाग से बोला जाता है उसको हम क्या बोलेंगे? तालव्य, ठीक है, पीछे के भाग से। अब आप बोल के देखिए च, छ, ज, झ और इ। तो जो च वर्ग का है उसकी ध्वनि निकलती है तालव्य से, ठीक है। तालव्य यानी जो हमारा ऊपर का तालु है उसका पिछला भाग। अब बात की जाती है ट। ट वर्ग निकलता है मूर्धन्य से। अब मूर्धन्य जो हमारा
तालवा है या तालु है उसके आगे वाला भाग क्या कहलाता है? मूर्धा कहलाता है। तालु का आगे वाला भाग मूर्धा। तो ट वर्ग की ध्वनि निकलती है मूर्धन्य से या मूर्धा से। ट ठ ड ढ न। अब बोल के देखिएगा ट ठ ड ढ न। तो जो हमारी जीभ है वो आगे के एरिया को तालु में टच करती हुई आप फील करेंगे। ठीक है, आप एक बार बोल के देख सकते हैं। कुछ जरूरी नहीं है कि आप इनको रटें, आप इनको बोल के भी थोड़ा पता लगा सकते हैं। क से मैंने बताया कंठ और क वर्ग का हो गया कंठ से। च तालव्य, ट मूर्धन्य। अब आती है दांत, दंतव्य यानी कि दांत से कौन से बोले जाते हैं? त थ द ध न। आप बोलेंगे तो आपकी जो जीभ है वो दांतों को टच करेगी। ठीक है, और आप इस तरह से भी याद कर सकते हैं, दांत में बाद में त आता है और त से ही ये वाला वर्ग स्टार्ट हो रहा है। आप इस तरह से भी इसको लर्न रख सकते हैं। तो त वर्ग क्या हो गया? दांत से। त थ द ध न। बात करी जाती है प की, तो प तो सबसे इजी है क्योंकि आप प फ ब भ म, कोई भी ऐसा नहीं है जिसको बोलने के लिए आपको होठों की जरूरत ना पड़े। अगर आप अपने होठ को ना मिलाएं तो आप ये सब चीजें नहीं बोल सकते हैं। बोल के एक बार ट्राई करके देखिएगा, अगर कोई बोल सके तो। नहीं बोला जाएगा, इनके लिए होठों की जरूरत पड़ेगी। तो प फ ब भ म, तो इनके लिए ओठ की नीड पड़ गई। तो ये सब क्या हो गए, इस तरह से आप याद कर सकते हैं। क वर्ग कंठ से। च वर्ग कहाँ से बोला जाएगा? च वर्ग बोला जाएगा तालव्य से। ट वर्ग बोला जाएगा मूर्धन्य से। त दांत, क्योंकि त और दांत में भी लास्ट में त आ रहा है, त से ये स्टार्ट हो रहा है। इस तरह से इसको कनेक्ट कर सकते हैं। ओष्ठ का हो गया प वर्ग। इतना क्लियर है। उसके बाद बात करते हैं जो हमारे लास्ट के 5 वर्ड हैं, अणा या ण न म। इन्हें हम पंचमाक्षर बोल देते हैं। क्या बोलते हैं? पंचमाक्षर इनको बोल देते हैं। अब बात अगर च वर्ग की जाए, च वर्ग में च छ ज झ इया, तो च छ ज झ इया में हम इनको स्पर्श संघर्षी व्यंजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्पर्श संघर्षी व्यंजन। इतनी बात क्लियर है। अगर अब हम नेक्स्ट बात करते हैं अंतस्थ व्यंजन की। अंतस्थ व्यंजन कितने होते हैं? सबसे पहले याद रखेंगे अंतस्थ व्यंजन होते हैं 4। कौन कौन से होते हैं? य र ल व। कौन कौन से? य र ल और व। अब बात की जाती है कि ये कहाँ से बोले जाते हैं, इनका उच्चारण स्थान क्या है? तो इनका उच्चारण स्थान है य का तालव्य, र का मूर्धन्य, ल का दंत्य और व का दंत ओष्ठ्य। ठीक है, तो अब इनको याद रखेंगे। य का क्या है? तालव्य है, र का मूर्धन्य, ल का दंत्य और व का दंतोष्ठ्य। व अब बोलेंगे तो दांत और होठ दोनों टच होंगे। व, ठीक है, तो इसलिए दंतोष्ठ्य। अब बात की जाए अगर या और व की, तो य और व इसमें अर्ध स्वर हैं, यानी कि ये स्वर और व्यंजन दोनों में माने जाते हैं। अगर बात की जाए रा की, तो रह लुंठित व्यंजन या इसको प्रकंपित व्यंजन भी बोल देते हैं। अगर क्वेश्चन आ जाता है निम्न में से लुंठित व्यंजन हैं य र ल व, चारों दिए हुए हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा र। या फिर क्वेश्चन आता है निम्न में से प्रकंपित व्यंजन कौन सा है, तो वो भी कौन सा है? र है। अगर पार्श्विक व्यंजन की बात की जाए तो पार्श्विक व्यंजन आपका हो जाता है व। तो आई थिंक आपको ये बात भी समझ में आ गई होगी। अब बात करते हैं ऊष्मीय व्यंजन की। ऊष्मीय व्यंजन को सबसे पहले तो देख लेंगे संघर्षी व्यंजन भी कहा जाता है। ऊष्मीय व्यंजन को संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। और ऊष्मीय व्यंजन में यानी कि जिन व्यंजनों को उच्चारण करते समय, जिन व्यंजनों का उच्चारण करते समय मुख में किसी स्थान पर संघर्ष की या घर्षण की आपको अनुभूति हो, वायु घर्षण से निकलती हो, वो ऊष्मीय व्यंजन कहलाते हैं। तो इससे इनको बोलने में आपको ऊष्मा का अनुभव भी होगा। तो कौन कौन से होते हैं ऊष्मीय व्यंजन? श, स, श, ह। श, स, ह। ठीक है, तो इसमें इनको ये चारों ऊष्मीय व्यंजन है। मैंने बताया अंतस्थ व्यंजन भी 4 होते हैं और ऊष्मीय व्यंजन भी कितने होते हैं? 4 होते हैं। इनको बोलने का स्थान आप ऐसे भी याद रख सकते हैं। या र ला पहले तालव्य था, या श भी पहले तालव्य है, र मूर्धन्य था, श भी मूर्धन्य है, ल दंत्य था, स भी दंत्य है। इस तरह से भी आप कनेक्ट कर सकते हैं। आपको केवल याद रखना है, तो आप कनेक्ट करना सीखें। कनेक्ट करने से चीज़ें याद रह जाती हैं। ठीक है, और वह तो मैंने बताया था, बोल के देखेंगे। दंत और ओष्ठ आपके मिलेंगे और ह कंठ, ह ह। अब बोल के देखिए, ह ऐसा लगेगा गले से आवाज़ निकल गई, गला से हवा निकल गई है। ठीक है, गर्म हवा प्रतीत होगी, तो वो क्या हो जाएगा? कंठीय। तो ये हो गया आपके ऊष्मीय व्यंजन। अगर बात संघर्षी व्यंजन की जाती है, इन्हें हम संघर्षी व्यंजन भी कहते हैं। तो इन्हें हम
इनके नीचे ये नुक्ता, ये देखिएगा, ये नुक्ता बोलते हैं इसको, नीचे जो ये लगा होता है ना बिंदु, ख ग ज फ व, ये भी क्या कहलाती हैं, संघर्षी ध्वनियां कहलाती हैं। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई। नेक्स्ट हम देखते हैं संयुक्ताक्षर। मतलब संयुक्त का मतलब जुड़ा हुआ, जो दो अक्षर मिलके एक नया अक्षर बन रहा है वो क्या बन गया, संयुक्ताक्षर बन गया। संयुक्ताक्षर कौन कौन से होते हैं, 4 संयुक्ताक्षर होते हैं आपके, श, त्र, ज्ञ और श्र। अगर हम बात करें श की, तो श बनता है क प्लस श से, ये याद रखेंगे, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इंपॉर्टेंट है कि संयुक्ताक्षर में अगर पूछा जाए त्र किससे बनता है, आपको 4 ऑप्शन दे दिए जाएंगे, तो याद रखेंगे त्र बनता है तय के नीचे हलंत प्लस र। ज्ञ की बात होती है तो ज प्लस ज के नीचे हलंत प्लस इया, और श्रेय की बात होती है तो श के नीचे हलंत प्लस र। तो ये हो गए हमारे 4, श, त्र, ज्ञ और श्रेय। तो ये चारों कौन से हैं, ये संयुक्ताक्षर हैं। ठीक है, बात होती है आगत वर्ण की, आगत व्यंजन की। तो आगत व्यंजन 2 हैं, ड और ढ। तो ये आगत व्यंजन कहते किसे हैं, अगर आपसे पूछा जाए कि आगत व्यंजन क्या है, तो आगत व्यंजन, या फिर अगर बात की जाए आगत व्यंजन की, तो ये हो जाएंगे जो हिंदी के विकसित व्यंजन हैं, जो संस्कृत में नहीं है। समझ में आ गई, जो हिंदी के विकसित व्यंजन हैं और संस्कृत में नहीं है वो क्या कहलाएंगे, आगत व्यंजन कहलाएंगे। ठीक है, तो ये हो गए हमारे व्यंजनों का प्रकार। अब इसके बाद हम देखते हैं कि व्यंजनों को किन आधारों पर बांटा गया है, उन आधारों को भी हम देख लेते हैं। लेकिन ये सारी चीज़ें आई थिंक आपको समझ में आ गई होंगी। किसी को कोई भी कन्फ्यूज़न है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वैसे मुझे नहीं लगता कि आपको कन्फ्यूज़न रहा होगा, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ लगता है जो समझ नहीं आया हो तो आप मुझसे, या कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो वर्णमाला से रिलेटेड हो, आप मुझसे पूछ सकते हैं। चलिएगा, इससे आगे देखते हैं। अब अगर बात की जाती है व्यंजनों की, वायु की मात्रा के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, और वायु के मात्रा के आधार पर व्यंजनों का मतलब क्या है, क्या अर्थ है इस बात का कि व्यंजन वायु की मात्रा के आधार पर कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं, व्यंजन वायु की मात्रा के आधार पर 2 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से, अल्प प्राण और महाप्राण। अब बात आती है अल्प प्राण और महाप्राण। इसमें मोस्टली बच्चों को कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अभी तो आप लोग पढ़ लेंगे, आपको लगेगा हाँ हमें याद हो गया, लेकिन जब एग्जाम में जाते हैं वहाँ पे ऑप्शंस देखते हैं तो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता है कि यार ये वाला सही था, ये वाला है या ये वाला है। तो इसको अभी थोड़ा क्लियर करके चलें जिससे वहाँ पर कंफ्यूजन क्रिएट ना हो। अब बात आती है अल्प प्राण। अल्प मतलब, ये नाम से ही आप सेंस लगा सकते हैं, अल्प प्राण का मतलब है जिन व्यंजनों को बोलते समय मुख से बहुत कम मात्रा में हवा निकले। ठीक है, वो कैसे हो जाएंगे, अल्प प्राण व्यंजन हो जाएंगे, और इनको बोलते समय हकार की ध्वनि नहीं निकलती। ठीक है, अब अल्प प्राण होते कौन से हैं, जो पंचवर्ग मैंने आपको बताया था, क ट च प, क च ट त प। ठीक है, क च ट त और प, ये पंचवर्ग है। तो इन पंचवर्ग का पहला यानी कि क वर्ग का पहला और च वर्ग का पहला, ट वर्ग का पहला, त वर्ग का पहला, मतलब इन 5 वर्ग के पहले, तीसरे और 5वें जो हमारे व्यंजन होंगे वो अल्प प्राण में माने जाएंगे। जैसे कि अगर हम देखें तो क वर्ग में क, फिर तीसरा ग, 5वां अणा, च वर्ग में च, ज, अया, ट, ड़, ण, त, द, न और प, ब, म। तो ये सारे क्या हैं, ये अल्प प्राण हैं। अब बात आती है इन्हें याद कैसे रखेंगे कि अल्प प्राण है। अगर वहाँ जाके आपको ऑप्शन में मिल गया क, ख, ग और छ, इसमें अल्प प्राण कौन सा है, तो आप कैसे पता लगाएंगे कि क अल्प प्राण है। तो अल्प मतलब छोटा। अगर आप 1 से काउंटिंग करते हैं तो 1 से काउंटिंग करने में सबसे पहले कौन सा शब्द आएगा, जो कौन सी डिजिट आएगी जो छोटी है, 1। बस यहाँ से इसको कनेक्ट कर सकते हैं कि अगर 1 से स्टार्ट हो रहा है, हमें पता है 1, 3, 5, इतना हमें याद रहेगा कि पहला, तीसरा, 5वां है, दूसरा और चौथा है, लेकिन ये नहीं याद रहता कौन सा अल्प है कौन सा महा है। तो इसको याद रखेंगे ऐसे कि अल्प की बात चल रही है, छोटे से स्टार्ट करेंगे, यानी 1 से स्टार्ट होगा, 1, 3, 5 वाले कौन से होंगे, अल्प होंगे। जो बचे 2 और 4 वो कैसे होंगे, महाप्राण वाले व्यंजन होंगे। तो अल्प प्राण में कौन कौन से आ जाएंगे, पहला, तीसरा और 5वां। अब आप आराम से पता लगा ही लेंगे, क वर्ग में पहला क हो गया, तीसरा ग हो गया, 5वां अड़ हो गया, फिर ख वर्ग में ख हो गया, ग छोड़ देंगे, क्या आ जाएगा उसके बाद, फिर च वर्ग में च हो गया, फिर छ छोड़ेंगे, ज हो गया,
फिर झ छोड़ेंगे इ हो गया। इस तरह से आप इसको याद रख लेंगे। अल्प मतलब छोटा, और छोटी डिजिट कौन सी 1, यानी कि 1 3 5 कौन से हो गए, अल्प प्राण हो गए। क्लियर। बात आती है महाप्राण की। महाप्राण मतलब जिनको बोलने में, जिन व्यंजनों को बोलने में हमारे मुख से ज़्यादा वायु निकलती है वो कौन से होते हैं, वो महाप्राण व्यंजन होते हैं। इसमें हकार की ध्वनि होती है। ठीक है। अब अगर पंचवर्ग के इनमें महाप्राण में मैंने आपको बताया कि पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण है, तो जो दो बचे दूसरा और चौथा वो कौन से हो जाएंगे, वो महाप्राण हो जाएंगे। ख, घ, छ, झ, ठ, ढ, थ, ध, फ और भ, तो ये कौन से हो गए, ये महाप्राण हो गए। अब बात आती है इनके साथ और भी मैं एक चीज बता देती हूँ, जो अंतस्थ व्यंजन है य, र, ल, व, ठीक है, पहला, तीसरा, पांचवा य, र, ल, व और सभी स्वर ये कैसे हैं, अल्प प्राण हैं। य, र, ल, व, इन्हें बोल के देखिए, य, र, ल, व, इन्हें बोलने में क्या मुंह से हवा निकल रही है, बिल्कुल भी नहीं निकलेगी। बोल के देखिए, य, र, ल, व, नहीं निकली ना, तो ये कैसे हैं, ये अल्प प्राण है। और जबकि अगर आप श, स, स, ह ये बोलेंगे तो मुंह से हवा निकल रही है, ज्यादा मात्रा में निकल रही है, तो ये कैसे हो जाएंगे, महाप्राण, जो कि ऊष्म व्यंजन भी इनको बोलते हैं। तो सभी ऊष्म व्यंजन महाप्राण हैं, जबकि सभी अंतस्थ व्यंजन क्या है, अल्प प्राण है। इतनी बात क्लियर। आगे चलते हैं, और सभी स्वर भी अल्प प्राण में काउंट होते हैं। बात आती है ध्वनि की मात्रा के आधार पर व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं, तो सेम है, ध्वनि की मात्रा के आधार पर भी व्यंजन 2 प्रकार के हैं, सघोष व्यंजन और देखेंगे अघोष व्यंजन और सघोष व्यंजन। सघोष व्यंजन को हम घोष व्यंजन भी कह देते हैं। अब बात आती है घोष और अघोष क्या है। ठीक है, तो जिन ध्वनियों के उच्चारण में स्वर तंत्रियों में कंपन हो वो हो जाएंगे सघोष। जिन व्यंजनों के उच्चारण में हमारी जो स्वर तंत्रियां हैं उनमें कंपन नहीं होता वो हो जाते हैं अघोष व्यंजन। तो अघोष व्यंजन में जो ध्वनि होती है वो नगण्य निकलती है, मतलब बिल्कुल ना के बराबर ध्वनि निकलती है, केवल सांस निकलती है, केवल श्वास निकलती है, किसमें, अघोष में। ठीक है, और अघोष में पंचवर्ग के फर्स्ट और सेकंड व्यंजन आ जाते हैं। कौन कौन से आते हैं, फर्स्ट और सेकंड अघोष में आएंगे, जबकि जो थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ हैं वो आपके सघोष में आ जाते हैं। अब जो फर्स्ट और सेकंड की बात आ गई है, अघोष, फर्स्ट और सेकंड, ठीक है, जो छोटे हैं उन्हें बोलने में हमें सांस की जरूरत नहीं पड़ रही है। इस तरह से याद कर सकते हैं। हमने पहले क्या याद किया था, जो छोटा यानी कि अल्प माने छोटा, हमने अल्प से याद किया था कि पहला, तीसरा, पांचवा अल्प प्राण है, याद किया था पंचमाक्षर का। इसी तरह से पंचवर्ग का। अब ऐसी अगर हम इस तरह से अघोष में याद करना हो तो छोटे को बोलने में हमें क्या, सांस नहीं निकालनी पड़ रही, यानी सांस की जरूरत नहीं पड़ रही किसको, छोटे को बोलने में। तो अघोष में कौन कौन से आएंगे, फर्स्ट और सेकंड। फर्स्ट और सेकंड छोटा हो गया। इस तरह से इसको आप मैं केवल कनेक्ट करवा रही हूँ, और आई थिंक ये आपको हेल्पफुल होगा। आप मुझे कमेंट करके प्लीज बताएं कि क्या आपको ये बात सही समझ में आ रही है। तो अघोष क्या हो जाएगा, फर्स्ट और सेकंड व्यंजन हो जाएंगे पंचवर्ग के, और साथ में श, स, स। तो इन्हें बोलने में हमें केवल सांस की जरूरत पड़ती है। आप बोल के देखेंगे, यहाँ पर सांस ज्यादा निकल रही थी महाप्राण में, इसलिए ये महाप्राण में आए थे, क्योंकि सांस ज्यादा चाहिए। यहाँ पे भी हमें ध्वनि की जरूरत नहीं है ज्यादा, हमें जरूरत किसकी है, सांस की जरूरत ज्यादा पड़ रही है। तो श, स, और इसमें कौन कौन से आ जाएंगे, क, ख। उसके अलावा कौन कौन से हो जाएंगे, क, ख के बाद अगर हम बात करते हैं च, छ, फिर बात करते हैं ट, थ, तो ये कौन से आ जाएंगे, अघोष में आ जाएंगे। बात आ गई सघोष की। सघोष में जो हमारी ध्वनि है, जो सांस है, वो झंकार के साथ निकलती है, जबकि अघोष में हमें केवल ध्वनि नगण्य रहती है, केवल सांस की नीड पड़ती है। और अगर बात की जाए सघोष की, तो श्वास कैसे निकलती है, झंकार के साथ निकलती है। सघोष में आ जाएगा थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, जो पंचमाक्षर है उसके थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ व्यंजन आ जाएंगे। साथ में य, र, ल, व, यानी कि अंतस्थ व्यंजन जो हो गए वो, और ह, कौन सा, ह, क्योंकि हमें इसमें जो सांस है वो झंकार के साथ निकल रही है। य, र, ल, व और ह, ये कैसे हैं, सघोष हैं, और सारे स्वर भी सघोष में माने जाते हैं। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार मैं जल्दी से रिपीट कर देती हूँ कि जो अल्प प्राण है, अल्प मतलब छोटा, छोटे से स्टार्ट करेंगे, 1, 3, 5, ये कौन से हैं, अल्प प्राण है। महाप्राण सेकंड और फोर्थ हो जाएंगे। अल्प प्राण में हमारा य, र, ल, व सभी स्वर आएंगे, जबकि ऊष्म व्यंजन महाप्राण में आते हैं। अगर अघोष की बात की जाए तो पंचवर्ग का फर्स्ट और सेकंड अघोष में आता है, उसके साथ साथ हमारा श, स भी अघोष में आ जाएगा। बात सघोष की, अघोष की होगी, तो सघोष में क्या हो जाएगा,
थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ पंचाक्षर का और उसके अलावा सभी स्वर और य, र, ल, व, ह। तो ये हमारा हो गया वायु की मात्रा के आधार पर और ध्वनि के आधार पर। इस बात की जाती है नासिका प्रयोग के आधार पर, जो दो प्रकार हम देख चुके हैं। थर्ड टाइप ये है जो इंपॉर्टेंट है, आपको क्वेश्चंस मोस्टली इसमें से ही मिल जाएंगे, ठीक है। ये जो 3 टाइप्स हैं इनसे क्वेश्चंस बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ बच जाएगा तो मैं एक और वीडियो लेकर आऊँगी जिसमें आप डायरेक्ट क्वेश्चंस या डायरेक्ट स्टेटमेंट के रूप में वहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स देख लेंगे। उसके बाद आपको प्रैक्टिस सेट दिया जाएगा या सॉल्व करवाया जाएगा, जिससे आप ये जान सकते हैं कि आपने अभी तक कितना सीख लिया या आप वर्णमाला के क्वेश्चन सॉल्व कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अगर स्टार्ट कर देते हैं नासिका प्रयोग के आधार पर, तो नासिका प्रयोग के आधार पर 2 टाइप हो गए, अनुनासिक और निर्नुनासिक। अब बात अगर अनुनासिक की होती है तो अनुनासिक में वे व्यंजन जिनका उच्चारण मुख से और नाक से जब हम करते हैं तो मुख और नाक दोनों से हमें हवा निकलती है, वो हो जाएगा अनुनासिक। यानी मुख और नाक दोनों से हवा निकलती है। और अनुनासिक व्यंजन होते कौन कौन से हैं? जो हमारा पंचवर्ग मैंने आपको बताया था, पंचमाक्षर, वो पंचमाक्षर ही आपके अनुनासिक व्यंजन हैं। पंचमाक्षर ही आपके अनुनासिक व्यंजन हैं। और कौन कौन से हैं? अडे, णे, अय और अणे, न, में, यानी कि जो पंचमाक्षर हैं वो सारे ही आपके अनुनासिक में आ जाते हैं, ठीक है। इसके अलावा अगर बात निर्नुनासिक की जाए, नाम से पता चल जाएगा, निर्नुनासिक मतलब नाक से हवा नहीं निकलेगी, उच्चारण के समय पर केवल मुख से हवा निकलती है। तो जैसे क, च, ट कुछ भी हो सकता है, केवल वो पंचमाक्षर को छोड़कर। ये पंचमाक्षर जो है ये अनुनासिक है, बाकी सारे आपके निर्नुनासिक हो जाएंगे। अब एक और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अनुस्वार और अनुनासिक में क्या अंतर है। अगर बात अनुस्वार की हो तो नाक से वायु अधिक निकलती है, मुख से वायु कम निकलती है अनुस्वार में। और अगर देखा जाए तो नॉर्मल अनुस्वार में अंकी बिंदी का यूज किया जाता है, जैसे अंक, कंकड़ और कौन कौन से क्या हो सकता है, कांच, ठीक है। जितने भी जिनमें आपको अंकी बिंदी का यूज करना है, जहां पर कांच में अंकी बिंदी लगेगी तो ये क्या हो गया, अनुस्वार हो गया। अब बात अगर अनुनासिक की जाए तो नाक से वायु कम निकलती है, मुख से वायु अधिक निकलती है। सबसे बड़ा जो डिफरेंस आप क्लियरली देख सकते हैं कि अनुस्वार में अंकी बिंदी आती है, जबकि अनुनासिक में चंद्र बिंदु का यूज किया जाता है तद्भव रूप में, क्योंकि जहां भी चंद्र बिंदु होते हैं वहां तद्भव शब्द होते हैं। ये आपको तत्सम तद्भव में समझाया जाएगा। लेकिन अगर कहीं पे चंद्र बिंदु देख रहे हैं तो वहां पर क्या है, अनुनासिक है, ठीक है। जैसे गांव, दांत, आंत, तो ये क्या है, अनुनासिक है। जबकि अंक, कंकड़ और ये कांच, ये सब क्या हो गए, अनुस्वार हो गए। इतनी बात क्लियर है। इसके आगे अब हम एक और देख लेते हैं आगत व्यंजन। तो आगत व्यंजन जो ट वर्ग है हमारा, ट वर्ग के जो 2 व्यंजन है, डे और ढ, ठीक है, ट, ढ, ड, ढ। तो डे और ढ, डे और ढ में हमने क्या किया, हर्फ, यानी कि नीचे एक बिंदु जो लगा देते हैं, इसको हर्फ बोलते हैं। हमने हर्फ लगाया, हर्फ लगा के ये क्या बन गए, अणे और ढ, ठीक है, अणे और ढ। तो ये हो गया, जैसे अणे, डे से अणे बना तो ये बन गया घड़ी, शब्द बनाने में जहाँ यूज हो रहा है। कढ़ाई, तो यहाँ पे हमने, यहाँ पर घड़ी में ढ यूज हुआ, यहाँ पर कढ़ाई में अढ़ यूज हुआ, ढ यूज हुआ, सॉरी। तो जहाँ पर हम अणे और ढ जो हो गए, ये क्या हो गए, आगत व्यंजन हो जाते हैं। और आगत व्यंजन को ही द्विगुण और उत्क्षिप्त व्यंजन कहा जाता है। अगर क्वेश्चन बनता है कि द्विगुण और उत्क्षिप्त व्यंजन कौन कौन से हैं, तो वे हैं अणे और ढ। तो इतनी बात आपको क्लियर हो गई होगी। इसके अलावा मैं नेक्स्ट वीडियो में कोशिश करूंगी कि जो भी अगर इससे थोड़ा बहुत रह गया हो, जो डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे जाते हैं, मैं वो आपको प्रोवाइड करवा दूंगी क्वेश्चंस। और इसके अलावा वैसे मुझे नहीं लगता कि इसको करने के बाद आप कोई भी क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पाएंगे, लेकिन फिर भी अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है जो आप, जिसमें आपको कंफ्यूजन है या कुछ भी ऐसा पॉइंट है जो आपको क्लियर नहीं हुआ हो, वो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। उसके अलावा वीडियो को शेयर करना ना भूलें, क्योंकि आप लोगों का सपोर्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है मेरे लिए। इसके अलावा मैं यही कहना चाहूँगी कि वीडियो को पूरा देखें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो का अपडेट आप तक पहुंच सके, कोई भी वीडियो मिस ना हो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, हंसते रहिए, खुश रहिए और पढ़ते रहिए। थैंक यू, बाय बाय।